नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। खबरों को नए तेवर और नए कलेवर में आपके सामने पेश करने में जी संगम हमेशा से ही आगे रहा है। देश, दुनिया और आपके आसपास क्या हो रहा है, ये जानना आज की दुनिया में बेहद जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जी संगम एक बार फिर से आपके साथ है। आज की बड़ी खबरों को रफ्तार में पेश करने के लिए हम आज से नया कार्यक्रम आपके सामने ला रहे हैं। 10 मिनट 10 खबरें। लद्दाख के बर्दसे इलाके में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के 25 से 30 किलोमीटर अंदर तक घुसने की खबर है। इसी इलाके में उन्होंने पिछले साल अपने तंबू लगाए थे और 3 हफ्ते तक तनाव की स्थिति थी। खबरों के मुताबिक भारतीय सैनिकों के एक गश्ती दल ने उत्तरी लद्दाख के बर्दसे इलाके न्यू पेट्रोल बेस चौकी की तरफ जाते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को देखा। यह इलाका 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सूत्रों ने कहा कि अपने केंद्र से महज 1.5 किलोमीटर चलने के बाद सैनिकों ने एलसी से 25 से 30 किलोमीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में चीनी जवानों को देखा है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने अपना जवाब तैयार कर लिया है। एक रिटर्न स्टेटमेंट में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से चर्चा करने की परंपरा रही है, ताकि कश्मीर पर कोई ठोस हल निकल सके। पाकिस्तान भारत के इस कदम को बड़ा धक्का मान रहा है और उदाहरण के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के न्योते में नवाज शरीफ के शामिल होने की बात कह रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि नवाज शरीफ ने दिल्ली जाकर जिस परंपरा की शुरुआत की, ये बातचीत उसका अगला कदम है। इससे पहले भारत सरकार ने भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तरीय बातचीत को रद्द कर दिया था। ये वार्ता इस्लामाबाद में 25 अगस्त को होनी थी। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी therefore conveyed to the Pakistani High Commissioner today in clear and unambiguous terms that Pakistan's continued efforts to interfere in India's internal affairs were unacceptable. दरअसल इस वार्ता से पहले दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से सोमवार और रविवार को 2 बार मुलाकात की थी। मुलाकात का भारत में काफी विरोध हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कैथल में पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी कैथल से सिवानी तक बनने वाले 4 लेन रोड का शिलान्यास करने आ रहे हैं। कैथल से सिवानी तक बनने वाली 168 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पर लगभग 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे आने वाले 2.5 सालों में बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क पर 7 शहरों में बाईपास और 4 शहरों में रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा। मोदी के कैथल दौरे पर देश की सभी सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों की कड़ी नजर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आदरणीय अमित शाह जी लखनऊ पधार रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। उनका वो भव्य स्वागत और उनके द्वारा मंडल अध्यक्ष स्तर तक के कार्यकर्ताओं का संबोधन और प्रेरणा, जिससे कि संगठन को काम करने के लिए लोग कार्यकर्ताओं में और अधिक उत्साह पैदा हो और 11 उपचुनाव जीतने के लिए संकल्प पैदा हो। इस दृष्टि से आदरणीय अमित शाह जी की लखनऊ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो वहीं 20 अगस्त को अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो मिनी पीएमओ का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह यहां भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। बीजेपी के लिए अब ये साबित करना बड़ी चुनौती होने वाला है कि बीते चुनाव की कामयाबी महज तुक्का नहीं थी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है। बिहार के मोतिहारी में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी चंपारण जिले में एक ऑटो रिक्शा के राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ जाने से 20 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज मोतिहारी के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सुगौली और सेमरा स्टेशनों के बीच चिहुटाहा रेलवे गुमटी के पास हुआ। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है और मरने वालों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। फैजाबाद में लड़की की रेप के बाद हत्या मामले में बवाल बढ़ गया है। तनाव को देखते हुए फैजाबाद और बाराबंकी के कई थाना क्षेत्रों में अलर्ट कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। इतना ही नहीं, पीएसी की टीम को भी तैनात किया गया है। उधर आरोपी नदीम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अमानीगंज बाजार सोमवार को बंद करा दिया गया था। वहीं लड़की के परिजन पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। दरअसल सरकार और सरकार में बैठे लोगों की इसी नियति के कारण उत्तर प्रदेश में दुराचारियों के हौसले बढ़े हैं, और जब हौसले बढ़े हैं तो अपने उत्साह का प्रकटीकरण करते हैं, घटना को विभत्स रूप देते हैं और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बदनामी हो रही है। जबकि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को अभी भी लग रहा है कि यूपी को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और आप भारत सरकार के आंकड़े भी देख लीजिए, क्राइम के मामले में ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश टॉप पे है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम उत्तर प्रदेश में क्राइम हो तो उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक क्राइम की प्रवृत्ति देश में है, उस प्रवृत्ति को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार उस पर कड़ी। आपराधिक घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को लेकर अब राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गाजियाबाद के लोनी में हुए हंगामे के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल सोमवार शाम को यहां पहुंचे और उन्होंने थाने में पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद एडीजी ने बताया कि मामले में पहले गलत धाराएं लगाई गई थी, जिन्हें अब सुधार लिया गया है और अब सही धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एडीजी ने सफाई देते हुए कहा कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, बल्कि जो पहले बताया गया था उसी के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एडीजी के मुताबिक कुछ अराजक तत्वों ने पीड़ित लड़की की मौत की अफवाह उड़ा दी थी, जिसके बाद बवाल हुआ। इन लोगों की जल्द ही पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों ने र्यूमर फैलाने की कोशिश की और कुछ खुराफात करने की कोशिश की, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कोई भी कम धाराओं में दर्ज नहीं कराया गया, ये स्पष्ट में कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो चीज लिखाई गई वो लिखी गई है और बाद में उन्होंने तरमीम कराया, तरमीम कर दिया गया तुरंत। उसमें आज जहां तक आज की बात है, आज ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। इसमें अगर हुआ है तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इससे पहले लोनी इलाके में बच्ची के साथ रेप की कोशिश की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में गैंगरेप का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कन्नौज में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। दुराचार के बाद आरोपियों ने पीड़ित को निर्वस्त्र हालत में ही एक पेड़ से बांधकर छोड़ दिया। महिला ने ग्राम प्रधान के बेटे और उसके 2 दोस्तों पर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में टीचर है। शाम के वक्त महिला कुछ काम के लिए निकली थी। देर रात जब वो नहीं लौटी तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। आरोपियों ने महिला को पेड़ से बांधने के साथ साथ उसकी आंख पर पट्टी भी बांध रखी थी। इसके साथ ही उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा हुआ था। मतलब जबरदस्ती मतलब आँख बांधो, हाथ बांधो, पैर भी बांधो। एक पेड़ रहती, उस पेड़ में आंखों से ही आ रही लगो, यह न पता कहाँ पेड़ है कहाँ है, वहीं हमें छोड़ देंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जननी सुरक्षा योजना की कड़वी हकीकत सामने आई है। यहाँ सावित्री नाम की महिला प्रसव के लिए सीएससी केंद्र में भर्ती हुई। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन वहाँ तैनात एएनएम गीता ने उससे 400 रुपए की मांग की। महिला के पास पैसे नहीं थे तो एएनएम ने घर जाने से मना कर दिया। महिला ने घर फोन किया, लेकिन घर में भी पैसे नहीं थे, जिसके बाद एक आशा ने पैसे दिलाने की गारंटी ली, तब उसे घर जाने दिया गया। स्वास्थ्य के सुप्रिंटेंडेंट को मैंने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वो 2-3 दिन के अंदर मुझे लिखित में इसकी जांच रिपोर्ट देंगे, तब मैं कार्रवाई करूंगा। पूरे मामले की जानकारी जिला अस्पताल के सीएमओ को पीड़िता के पति ने दी। इसके बाद सीएमओ ने जांच कमेटी बना दी है, जो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। पश्चिम बंगाल में विदेशी निवेश बढ़ाने और इंडस्ट्री के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए ममता बनर्जी सिंगापुर के दौरे पर हैं। 3 साल पहले राज्य की कमान संभालने के बाद ममता बनर्जी पहली बार विदेश गई हैं। 3 दिन की सिंगापुर यात्रा के दौरान वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ वहां के इंडस्ट्री संगठनों से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान कई निवेश समझौतों पर भी दस्तखत होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट के विरोध के बाद ममता बनर्जी की इंडस्ट्री विरोधी छवि बन गई है। इधर बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ टीएमसी नेताओं के दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। Composition of the delegates with Mamata Banerjee to Singapore in itself signifies a lot, and she is going for 5 days. Only 1 day she has a program with the investors. The rest is all supposed to be sightseeing. But Mamata Banerjee is well known that she doesn't like taking holidays. So those balanced 4 days
is nothing but TMC corruption money, scam money is going to be parked outside India. सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जब एक दिन निवेशकों के साथ बैठक होनी है तो इतने दिनों का दौरा क्यों?